प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है? दैट इज क्लास 9 चैप्टर 3 साइंस, है ना। इसका चैप्टर नंबर 3 है ये, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये आपका क्या करेगा, केमिस्ट्री का नींव रखेगा आप लोग के लिए, है ना। यहाँ से आपकी रियल केमिस्ट्री चालू होगी, जो आपको लगेगा कि हाँ भाई केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, ये सब चीजें धीरे धीरे 9th क्लास से आपको एक इंट्रोडक्शन जैसा मिलना चालू हो जाएगा बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक्स व्हाट एवर गिवन इन योर चैप्टर। अच्छे से हम लोग समझ लेंगे, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बट वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड आवर बेसिक्स, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है ये, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Indian philosopher Maharshi Kant postulated that if we go dividing matter, any padarth, we shall get smaller and smaller particle. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. He named these particles as परमाणु. So बच्चों, अगर हम स्टार्ट करें लिखना तो अराउंड 500 BC, क्या नाम था इनका, महाशय का? महर्षि कनद। महर्षि कनद, ये कब किया था उन्होंने? 500 BC, उसके आसपास इन्होंने बताया, क्या बताया? परमाणु। उन्होंने बोला कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ है, हम उसको लेते हैं, वो क्या है, उसको लेने के बाद हम उसको डिवाइड करना चालू करते हैं ना, तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब वो पदार्थ या जो वो है वो फर्दर टूटेगा नहीं, है ना, इनडिविजिबल हो जाएगा, और उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु, है ना, उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर आए, क्या नाम था इसका? त्यायामा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in combined form which give us various forms of matter, है ना। तो अब एक तो इन्होंने दिया महर्षि कनद, इन्होंने परमाणु दिया। उसके बाद ये पकुदा वाला कुछ ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंट नहीं दिया, तो इसको भी कैन स्किप। बाद में फिर सेम एरा में एंशिएंट साइंटिस्ट, ग्रीक साइंटिस्ट, फिलोसोफर थे, डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस, suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided further. Democritus called these indivisible particles atoms, है ना? Atoms. क्या नाम है? डेमोक्रेटिस डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस। टाइम लगभग सेम रहा था, यही वाला ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, 500 BC अराउंड। इन्होंने क्या नाम दिया इसको? एटम्स। एटम्स, है ना। तो सेम इन्होंने वही बोला कि भाई तोड़ेंगे फर्दर इंडिविजुअल होगा, उन्होंने नाम दिया परमाणु। किसने दिया? महर्षि कनद ने। फिर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस आए, उन्होंने सेम एरा में इसका नाम क्या कर दिया? एटम्स, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब एटम्स का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल। ये हमको याद रखना बच्चों, है ना, जिसको फर्दर डिवाइड न किया जा सके। फिर नेक्स्ट है लास्ट पैराग्राफ में, एंटोनी एंड लेवोसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज कौन है ये? एंटोनी
एल लेवोसियर। इन्होंने दो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों। सो अब हमको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो पॉइंट है, दो लॉस थे। नंबर 1 था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड क्या है देख लेते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो एंटोनी एल लेवोसियर भाई साहब आए और इन्होंने दो लॉ दिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब दो एटम हो गए या दो मटेरियल कैसे आपस में कंबाइंड रहते हैं, है ना, कैसे आपस में कंबाइंड रहते हैं। उन्होंने उसके लिए दो लॉ पोस्टुलेट किया। नंबर 1 था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नंबर 2 था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, है ना। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कोई भी मेटल बनेगा या कोई भी मटेरियल बनेगा उसमें जो एटम्स का प्रोपोर्शन या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल यूज हुआ उसमें उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे आयरन है, आयरन से और निकल मिला के अगर हमने मान लो स्टील बनाया तो स्टील जहां भी रहेगा, स्टील है तो उसका प्रोपोर्शन जो भी जिस चीज से मिलके बना है वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट स्टडीइंग दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। ये दोनों लॉ हमको याद करने हैं बच्चों। इट इज वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि व्हाट आर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये दो लॉ दिया किसने, एंटोनी एल लेवोसियर ने। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला वाला है केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए देखते हैं क्या लेवोसियर भाई साहब ने क्या पोस्टुलेट किया इसमें। लेट अस सी। जो मैं इंपॉर्टेंट खाली कवर करूंगा लॉ, ये इसमें लास्ट पैराग्राफ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। ये एकदम आत्मा की तरह है, न जिसको बनाया जा सकता है न जिसको नष्ट किया जा सकता है। ये क्या करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। ऐसे ही इन्होंने बताया कि जो मास है उसको न तो क्रिएट किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, अगर 1 किलो का हमने कंस्टिट्यूशन मिलाया तो क्या होगा, 1 किलो का नया प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। क्यों सर? दिस इज द रूल, है ना। जो एटम्स हैं, एटम्स फर्दर डिवाइड नहीं होगा। जैसे कोई मास है तो किससे मिलके बना होगा, एटम्स से मिलके बना होगा। दो अगर हम लेके आए, उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल है तो एटम्स जितने हैं उतने ही एटम्स रहेंगे। हो सकता है नया प्रोडक्ट मिल जाए तो इसका एटम उसका एटम दोनों का मिलके जो एक नया प्रोडक्ट बना दे, बट ऐसा नहीं कि नया एटम ही प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना, या एटम गायब हो जाएगा। वो क्या है, दिस इज द यूनिट, लास्ट सबसे छोटा जो मैटर होता है या कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है, एटम, है ना। और एटम को हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। एटम को हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। वो है जो है,
एटम्स किसका मिलके बना होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट चैप्टर तक वो आएगा. लेट अस कंसंट्रेट ऑन दिस ओनली. लेट अस सी. तो मैं लिख देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है. इट स्टेट्स दैट mass neither be created nor can be destroyed in a chemical reaction. I hope it is very clear, straightforward, है ना. So we will not give much time to this. We have completed law of conservation of mass. इसमें आत्मा से इसको हमको रिलेट करना है, न जिसको हम मार सकते हैं, जिसको गीता में कहा गया था कि आत्मा अजर और अमर है ना. Shall I rub it? Yes, sir. चलिए सेकंड देखते हैं. Law of constant motion. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. चलिए बच्चों, लेट अस सी व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. मैं पढ़ता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each of such compound had same element in same. उन्होंने बोला कि बहुत सारे कंपाउंड को उन्होंने स्टडी किया, जैसे सेम कंपाउंड अलग अलग जगह पे पाया गया, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन था वो क्या था, सब जगह पे सेम था. और सेम प्रोपोर्शन में अगर दो टाइप के एलिमेंट से मिलके बना है तो सब जगह उसी प्रोपोर्शन में वो पाया जाएगा, है ना. एक बार फिर से मैं बोलता हूँ. मेनी कंपाउंड्स वेयर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने हैं. एंड ईच सच कंपाउंड हैड सेम एलिमेंट इन सेम प्रोपोर्शन, है ना. सारे अगर ऐसे कंपाउंड होंगे तो सब जगह क्या होगा, सेम एलिमेंट से मिलके बने होंगे और सेम प्रोपोर्शन में होगा. irrespective of where the compound came from or what or who prepared it, है ना. कहीं से भी आए हो, जैसे बोला मैंने स्टील, ब्रास, जो भी कंपाउंड है वो कहीं से भी आएगा तो क्या होगा, उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, सेम होगा और सेम कंपोजिशन में ही वो होगा, है ना. तो मैं लिख देता हूँ, पहले एक बार और पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8, है ना. अब इन्होंने एग्जांपल किसका दिया, वाटर का दिया. तो मास का है H2O, तो प्रोपोर्शन कैसा होगा, 1:8 मास का, है ना. इनका इसी प्रोपोर्शन में हमेशा ये लोग जुड़े रहेंगे. Thus, whatever the source of water is, if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained, है ना. अगर हमको 8 और 1 9 ग्राम अगर हम डिकम्पोज करें तो हमेशा क्या होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन निकलेगा, है ना. ये पानी कहीं से भी लेके आओ, चाहे समंदर से लेके आओ, चाहे आप जो है जमीन से निकाल के ले आओ, है ना. द कंपोजिशन विल ऑलवेज रिमेन द सेम. यस. Similarly, ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in 14 versus 14:3. It can be say versus 3 by mass, है ना. तो इसमें क्या होगा, अमोनिया में, अमोनिया का फॉर्मूला कौन बताएगा, तुम बताओगे, कौन बताएगा, मेरे को क्या मालूम, मुझे भी मालूम, तुमको भी नहीं मालूम है, बताया नहीं. अमोनिया का है नाइट्रोजन वर्सेस हाइड्रोजन, शायद NH3 है, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट. तो इसमें क्या होगा, 14 वर्सेस 3. तो कहीं भी अमोनिया होगा ना, किसी का भी अमोनिया होगा, है ना, उसका रेशियो क्या होगा,
मास का रेशियो, है ना। टोटल 1 किलो होगा तो उसमें 14 भाग जो होगा वो नाइट्रोजन का होगा, 3 भाग क्या होगा, वो हाइड्रोजन का होगा। तो भी हमारा ये कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। दस लॉ स्टेटेड बाय Prost as in chemical substance the element are always present in definite proportion by mass। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। ये दो लॉ आपको याद रखने हैं विद एग्जांपल। इन अ केमिकल सब्सटेंस, रुक जाइए, in a chemical substance the element are always present in definite proportions by mass। है ना। तो एलिमेंट, 2-3 एलिमेंट्स अगर वो है, एलिमेंट्स कर देता हूँ यहाँ पे। एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, है ना। एनी डाउट टू एनीवन? शैल आई प्रोसीड? Okay. फिर the next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws। फिर उसके बाद एक आदमी प्रकट हुआ, उनका नाम था हाँ मिस्टर जॉन डाल्टन। Provide basic theory about the nature of matter। Dalton picked up the idea of divisibility of matter in 1808, which was till then just philosophy। He took the name of atoms as given by Greek and said smallest particle of matter are atoms। Atoms। इन्होंने भी एटम को एक्सेप्ट किया, है ना, जो नाम था उसको एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें बच्चों इन्होंने टोटल 6 पॉइंट रखे हैं। वी विल गो थ्रू दैट, है ना। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आई होप योर पीपल हैव रिटन इट डाउन। चलिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो है, ये सब के बाद जो है महर्षि कनद, ये सब के बाद जो है आए और इन्होंने वो सबको रिफाइन किया बच्चों, है ना। जो उन्होंने बताया था वो सब चीजों को रिफाइन किया। Let us see what is given। Dalton's atomic theory, all matter whether an element or compound or a mixture is composed of small particle called atom, है ना। तो all the elements are made up of atoms। All the elements are made up of एटम्स, है ना। एक पॉइंट ले लिया हमने और उन्होंने थ्योरी पोस्टुलेट किया। ही पोस्टुलेटेड थ्योरी, है ना। उसका पॉइंट नंबर 1। लेट अस सी व्हाट वाज द पॉइंट नंबर 1।
चलिए बच्चों इनका देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कहता है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑल मैटर इज मेड ऑफ tiny particle called atom. Then which participate in chemical reaction. है ना? तो सारे के सारे मैटर हैं किससे बने होते हैं? एटम से मिलके बने होते हैं। और ये क्या करता है? एटम ही केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है ना? एक चीज हमने देख लिया। पॉइंट नंबर 2, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड है एटम्स आर indivisible particle जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। एटम्स आर इंडिविजुअल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड not be created or destroyed in chemical reaction. Done है ना? 2 पॉइंट ले लिया हमने। तीसरा है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हमेशा कोई भी अगर पर्टिकुलर टाइप का अगर हम एलिमेंट लेते हैं जैसे आयरन, तो आयरन के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना, Fe, एल्युमिनियम, Al, कार्बन, C, हाइड्रोजन, H, ऑक्सीजन, O, तो ये क्या है? सबके एटम्स का जो वो होगा स्ट्रक्चर होगा वो सब का सब आइडेंटिकल होगा, है ना? ऐसा नहीं कि 2 भारी वाले ले लिए, 1-2 हल्के लेके ऑक्सीजन बना लिया, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा? सबके जो एटम्स होंगे सेम टाइप का एटम होगा अगर वो प्योर फॉर्म में है। तो अगर वो केमिकल रिएक्शन करके कंपाउंड बना है दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, प्योर है, तो उसके सारे के सारे एटम का जो मास होगा या जो वो होगा वो आइडेंटिकल होगा, है ना? चलिए वो भी लिख देते हैं। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, हमेशा आइडेंटिकल रहेगा। डन है। और आइडेंटिकल किस में रहेगा? मास में और केमिकल प्रॉपर्टी में। तो भी लिख देता हूं मैं, इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डन है। चलिए अगला देखते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर सेम होगा तो आइडेंटिकल होगा, लेकिन अलग अलग अगर एलिमेंट की बात करें तो उसका क्या होगा? उसका एटम्स का जो मास होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा, वो क्या होगा? अलग होगा, है ना? जैसे अब बात करें एलिमेंट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को जो एटम होंगे उसका प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और मास अलग होगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो अलग होगा। 3 कर दिया। अब फटाफट 2-3 और छोटे छोटे वो कर लेते हैं।
चौथा, अभी हमने बोला था एक एलिमेंट का अब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट masses and chemical property. दोनों बच्चों ये हो गया चौथा हमारा। अब पांचवा है एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ये भी मैं लिख देता हूँ। ये आपको डाल्टन का आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इनके पासुलेट्स, तो ये आपको 6 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, जिसमें से 4 हमने कर लिए हैं। 2 और हो जाए तो बड़ा ही अच्छा सा इम्पोर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए तैयार हो जाएगा बच्चों, है ना, एकदम रेडीमेड। खाली 4 बार पढ़ लो और जाके टीचर के मुंह पे मार के आओ, लो मैडम डेल्टा, एनीथिंग एल्स मैडम विल बिकम इमोशनल, है ना। सो दिस इज माय स्टूडेंट। चलो आगे देखते हैं। एटम्स combine in the ratio of small whole numbers. To form compounds. तो बच्चों ये क्या है, ये है हमारा, वैसे तो कुछ अलग नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उनका क्या था कि लिखते जाना थोड़ा बड़ा दिखेगा तो अच्छा दिखेगा, इसलिए उन्होंने ये पॉइंट भी डाल दिया। इन्होंने बोला एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। होल नंबर मतलब पूरा का पूरा एटम ही कंबाइन करेगा। ये तो जाहिर सी बात है कि एटम डिवाइड तो होगा नहीं, है ना, इंडिविजुअल है तो पूरा का पूरा ही करेगा। तो उन्होंने इसको पॉइंट वाइज उसको कर दिया, लिख दिया, एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, है ना, वो डिविजिबल नहीं है तो होल नंबर में ही जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये एक पॉइंट है जो मैं आप लोग को लिखवा देता हूं। चलिए 6 पॉइंट है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स and kind of atoms are constant in a given compound. यानी बच्चों कोई भी गिवन कंपाउंड होगा तो उसमें क्या होगा, जो एटम का नंबर होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना, चाहे वो कोई भी कंपाउंड होगा तो हमेशा नंबर ऑफ एटम उसमें कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह हम उत्तर प्रदेश से ला रहे हैं पीतल ब्रास और गुजरात से ला रहे हैं, दोनों का अलग अलग है, ऐसा नहीं होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। इवन कहीं अमेरिका से भी लाएंगे तब भी सेम होगा, है ना। सर द रिलेटिव नंबर का इधर क्या मतलब है? रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम मतलब 2 कंपाउंड ले लिया हमने तो दोनों कंपाउंड नंबर ऑफ एटम सेम होगा, उसका टाइप सेम होगा और उसके बाद ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। मतलब रिलेटिव 2 कंपाउंड अलग अलग सेम कंपाउंड अलग जगह से लाएंगे तो उसमें हमेशा एटम का काइंड और नंबर सेम रहेगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जस्ट देख लेते हैं सर ये पूरी सही है?
पूरी उन्होंने सही बताई थी। ये देखो, इसके बाद ये तो इनिशियल लेवल पे इन्होंने क्या किया था, शुरुआत किया था। धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस जो आपको भी इसी चैप्टर में जानने को मिलेंगे, थोड़ा इसको रिवाइज करेंगे, बट मोर और लेस अबाउट द एटम इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना, एंड एप्लीकेबल टुडे आल्सो। क्योंकि एटम ऐसा है जो अभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, उसके आगे एटम को दूसरा कोई नाम आज की डेट में भी नहीं दिया गया। हाँ, अब एटम के अंदर क्या क्या होता है वो खोज कर लिया गया है। एटम का मास कौन कौन निर्धारित करता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, वो सब डिसाइड कर लिया गया है। कंपाउंड कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो डिसाइड कर लिया गया है। लेकिन दिस इज एप्लीकेबल टू एटम एंड इज एब्सोल्युटली एप्लीकेबल एज ऑन डेट टुडे आल्सो, है ना। तो बच्चों, आज ये वीडियो मैं छोटा रखता हूँ, यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे व्हाट इज एटम, फिर उसके बाद जो है एटॉमिक मास आ जाएगा हमारा, और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, है ना। ये करके मुझे लग रहा है चैप्टर भी खत्म हो गया, देखेंगे जैसा रहेगा। बट दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो and I hope you have understood whatever we have covered today, and request you to please share with others, your colleagues, your relevant people, so that my hard work should not go waste. This is for you people only. Thank you so much. Jai Shri Krishna. All the best.